Hello everyone. Today we'll start our last video of this chapter 7, that is aggregate demand and related concepts, right? So there are some journal terms and these equation which I'm going to tell you today, these equations are very important with respect to your pre-board examination, board examination as well, right? So just concentrate what I'm saying. First of all, we just have to go through that equation of consumption function. कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन हम देखेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है. कंजम्पशन फंक्शन आपको पता है, जो कंजम्पशन होता है दैट वी डिनोटेड बाय सी, हम उसको सी से डिनोट करते हैं. तो सी इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक इक्वेशन हो गई जिसको हमने लर्न कर लिया और ये हमारे काम आ गई, लेकिन थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, राइट? ये देखिए, जो आपका कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन में से कुछ कंजम्पशन तो ऐसे होते हैं जो ऑटोनॉमस होते हैं, जो हमें करना ही करना है, राइट? वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया, यानी कि हमको जीने के लिए खाना है, पहनना है, रहना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो कंजम्पशन में से हमने एक तो किया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस जो कंजम्पशन होता है वो किस में से होता है? इनकम में से होता है. और इनकम में से जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा जो MPC होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो भी इंक्रीज़ होता है, राइट? तो जो आपका बी है, बी, ये जो मैंने बी लिखा है यहाँ पर, बी किसको डिनोट कर रहा है? MPC को, राइट? तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. इज इट क्लियर टू ऑल, राइट? आपको क्वेश्चन जब आएगा कंजम्पशन निकालने के लिए तो आपको MPC दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको MPC को B की जगह पुट करना है, और आपको इनकम दे रखी होगी नेशनल इनकम के नाम से, आपको नेशनल इनकम को पुट करना है. एंड C बार, वी पीपल नो अबाउट C बार, दैट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट? तो जो इक्वेशन होती है कंजम्पशन फंक्शन की, क्या होती है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंजम्पशन जो होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हमारा हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो हमको करना ही करना है, और दूसरा जो हमारी इनकम होती है ना, वो इनकम किसको इफेक्ट करती है? हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को. जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही MPC भी इंक्रीज़ होता है. इसलिए इसका जो इक्वेशन बनता है वो बनता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, राइट? तो ये तो बात हो गई आपकी कंजम्पशन फंक्शन के इक्वेशन की. अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है? देखिए, सेविंग जो होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने कितना सेव किया. आप अपनी इनकम में से आपने जितना भी खर्चा किया है उसको हटा दीजिए, जो भी बाद में रेस्ट जो भी निकल कर आएगा वो क्या होगा? सेविंग होगा. तो सेविंग, वी कैन फाइंड आउट सेविंग बाय सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी. ये हम सबको पता है अच्छे से, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, राइट? अब ये देखिए, ये C जो होता है, C अभी हमने निकालना सीखा, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, राइट? अब हम इस C की जो वैल्यू है उसको C में पुट करेंगे तो हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो बनेगा क्या? y माइनस C की जगह पूरा ये इक्वेशन पुट कर दीजिए, सी बार प्लस बी वाई. जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद S इज इक्वल टू वाई, अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, हम सबको पता है, माइनस सी बार माइनस बी वाई, राइट? अब यहाँ पर सेविंग क्या बनता है? सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार, वाई हमने कॉमन लिया, 1 माइनस बी. यहाँ पर जो बी शो हो रहा है, ये बी क्या हो सकता है? ये बी हो सकता है 1 माइनस बी, यानी कि 1 माइनस MPC. तो 1 माइनस MPC क्या होता है? MPS. मैंने आपको बताया था ना, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ऐसे ही हमने पढ़ा था APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, राइट? तो अगर हम 1 माइनस MPC करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? MPS. तो अगर क्वेश्चन में आपको MPS दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली पुट करेंगे, अदरवाइज इफ़ यू हैव MPC तो आप MPC 1 माइनस MPC पुट करेंगे. इज इट क्लियर? तो ये बन जाता है हमारा सेविंग फंक्शन की डेरिवेशन, ठीक है? मेनली जो है वो हमें ये याद रखना है, ये एक हमारी जो सेविंग फंक्शन का इक्वेशन है वो मेन ये है, और कंजम्पशन फंक्शन का है ये, दिस वन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है.
देखिए, जो आपका डेरिवेशन बनता है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन एज वेल। आपको सेविंग कर्व में से कंजम्पशन कर्व बनाना है, कंजम्पशन कर्व में से सेविंग कर्व को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम कंजम्पशन कर्व बनाते हैं। आप सबको कंजम्पशन और सेविंग कर्व मैंने बनाना पहले ही बता दिया था कि कंजम्पशन कर्व क्या होता है। कंजम्पशन कर्व में हम क्या करते हैं, हमारी इनकम है, ये इनकम हो गई हमारी, और ये कंजम्पशन हो गया। जहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, यानी कि जहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये हम सबको पता है, राइट। लाइक मैंने 200 रुपये कमाए, 200 मेरी इनकम है और 200 ही मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन का पार्ट होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद हम एक और डायग्राम बनाएंगे जस्ट इसी के नीचे, सेविंग कर्व। यहाँ पर हमने सेविंग लिखा, यहाँ हमने इनकम लिखा। आपको पता है यहाँ पर ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का हम कर्व शो करते हैं। अब आप ये देखिए, जो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको सेविंग कर्व बनाना है। सेविंग कर्व कहाँ से बनता है, थोड़ा सा इससे ऊंचा, ठीक है। ये हमने सेविंग कर्व बना लिया अपना, ठीक है। जब हम सेविंग कर्व बनाएंगे तो सेविंग कर्व एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट पर, यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन से शो करेंगे कि जो आपका कंजम्पशन है, व्हेन योर कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि जब आपकी कंजम्पशन और सेविंग दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, नो, राइट। जहाँ पर आपकी इनकम है ना, ये क्या हुआ, यहाँ पर आपका कंजम्पशन कर्व जो है, यानी कि आपका y इज इक्वल टू सी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सेविंग कर्व को, ठीक है। जब वो सेविंग कर्व को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट R मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमने क्या किया है, डिराइव किया है कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व। इज इट क्लियर। जहाँ पर आपका y इज इक्वल टू सी होगा, यानी कि इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगी, दैट पॉइंट इज नोन एज BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। और वहीं से हमको कंजम्पशन कर्व भी वहीं से हमको सेविंग कर्व भी ड्राइव करना है। सेविंग कर्व आसानी से ड्राइव किया जा सकता है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर जाए इन्वेस्टमेंट के साथ, वही हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। और दोनों ब्रेक इवन पॉइंट जब आपस में मिलते हैं, उसी को बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शंस की। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है, जर्नल टर्म में आ जाएगा। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। जब हम एसेट्स परचेज करने के लिए, जैसे हमें कोई भी एसेट परचेज करनी है, हमने उस पर जो भी पैसा खर्च किया, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, राइट। एंड आपको पता है जो एसेट्स होती हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट दिस। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हमें करना ही करना है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और ये प्रॉफिट मोटिव के लिए अर्न नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस एंड आई विल हैव टू पे द रेंट, ठीक है। मुझे कहीं से भी पैसा लाना होगा बट आई हैव टू पे माई रेंट, वो मैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने कार ली और कार की मुझे EMIs पे करनी है, दैट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। वो अनअवॉइडेबल है और वो मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर रही हूँ। तो जो उसका कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, आपको करना ही करना है वो, ठीक है। यू कैन नॉट अवॉइड इट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारी इनकम के साथ बढ़ती है। अब भाई हमारी इनकम पहले 10,000 थी, अब हमारी 20,000 हो गई, तो हमने सोचा चलो एक पॉलिसी करा लेते हैं अपनी। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ये स्पेशली प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ इंक्रीज़ होती हैं प्लस प्रॉफिट के लिए अर्न की जाती हैं, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए अर्न नहीं की जाती हैं, एंड दीज आर अनअवॉइडेबल, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ जर्नल टर्म्स हैं जिनको हमें देखना है, बहुत ही जर्नल टर्म्स हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है।
कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। 2 फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MEI भी बोलते हैं, राइट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज़ बाहर से लिया एज अ लोन, राइट। अब क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। जब मैंने वो पैसा मैंने जब लोन लिया तो मुझे लोन का बोला गया कि आपको 20% हमको इंटरेस्ट देनी है। क्या देनी है? इंटरेस्ट देनी है, यानी कि मुझे 20,000 रुपये इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, जब मैं इंटरेस्ट दूंगी तो मैं ये देखूंगी भाई मुझे एक प्रोजेक्ट है, ये पैसा मुझे वहाँ लगाना है, लेकिन मुझे पता लगता है कि मुझे जो वहाँ से रिटर्न मिलेगा ना वो कितना मिलेगा? 10%। कितना मिलेगा? 10%, यानी कि 10,000। मुझे पे कितना करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20,000 एंड व्हाट आई एम अर्निंग फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट 10,000। तो 10,000 तो मैं अर्न करूँगी और मुझे 20,000 पे आउट करना है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी। फिर मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी 20,000 पे करने के लिए? एटलीस्ट मैं 30,000 या 25,000 अर्न करूँ तो 5,000, ऐसा हो सकता है कि 5,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 20,000 में रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे कर दूँ। लेकिन यहाँ पर तो मैं बहुत ही कम अर्न कर रही हूँ ना। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लेस देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि MEI से कम होना चाहिए, राइट। MEI क्या होता है? रिटर्न, जो भी हमें रिटर्न मिलने वाला है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ जर्नल टर्म्स मिलते हैं हमें, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये बहुत जर्नल टर्म्स हैं, इसको देख लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पर सब लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन सब लोग कौन? जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने लायक हैं, उन सबको जब जॉब मिल जाता है, जब काम मिल जाता है एंड दे ऑल आर डूइंग द वर्क, उस टाइप की एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हम उसे बोलते हैं जब मैं अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहती। मान लीजिए आई एम नॉट गेटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन, माई स्किल्स, आई डोंट वांट टू डू दैट जॉब। हमने MBA किया हुआ है और हमें पियून की जॉब मिल रही है, सो आई डोंट वांट टू डू, राइट। मैं अपनी क्वालिफिकेशन, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब चाहूँगी, तो उस टाइप की जॉब को जब हमारे अकॉर्डिंग हमें हमारी इच्छा से, वॉलंटरली मतलब हमारी इच्छा से हम जब विलिंगली जॉब नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलती है, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरली में हम कुछ भी करना चाह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिल रही है, राइट। उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, बट वी वांट जॉब, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग। दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट के 2 बचते हैं, एक्स एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंड जहाँ पर भी वर्ड आ जाए ध्यान रखिएगा वो प्लान्ड होता है, यानी कि प्लान की हुई सेविंग और प्लान किया हुआ इन्वेस्टमेंट प्लान सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और जो अनप्लान्ड होते हैं, जिसको हमने प्लान ही नहीं किया होता है, सडनली हमारे सामने आ जाते हैं कि भाई आपको ये करना ही करना है, राइट, उसको हम बोलते हैं सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हेयर योर चैप्टर 7 इज़ फिनिश्ड।